दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एग्जाम होने वाला है, आज हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री का टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो हम लोग आज तक इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि पेट का एग्जाम तो अभी पहली बार हो रहा है, तो अन्य एग्जाम्स में जैसे कि एसएससी, रेलवे और जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं, तो उन सब एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं या बनने की पॉसिबिलिटी है, उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में आपको जीके में 50 में 50 मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पूरे सिलेबस को, जो जीके का है 50 मार्क्स का पूछा जाना है, उसके पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज एक एक करके कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट है क्या और इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। और सिलेबस को बहुत बारीकी से मैंने इसमें कवर किया था इस वाले वीडियो में। दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इनको पहले जरूर देख लीजिए। तो इसके सिलेबस हम लोग देख लेते हैं एक बार कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ पर इसके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, हिस्ट्री के सिलेबस में। तो इसके बाद हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिक को भी देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इनसे जितने भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, उन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको जीके में 50 मार्क्स करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर बसी हुई थी, इसका विस्तार कितना था। तो देख लीजिए, इसका विस्तार जो है वो आज के पूरे उत्तर भारत में यानी कि आधे भारत में और पूरे पाकिस्तान में था। इस सभ्यता का जो सबसे पूर्वी बिंदु था वो आज के उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास आलमगीरपुर नामक स्थान में था और ये हिंड नदी किनारे बसा हुआ था। इसका उत्तरी बिंदु आज के जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा नामक स्थान था और सबसे दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र का दाइमाबाद था, जो कि गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ था। और सबसे पश्चिमी बिंदु पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर था, जो दास नदी किनारे बसा हुआ था। और देख लीजिए, यहाँ पर अगर इसका विस्तार हम पूरब से पश्चिम देखें तो 1600 किलोमीटर तक था और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी है। ये टाइम पीरियड समान है क्योंकि कार्बन डेटिंग के द्वारा निकाला गया है। जो भी वस्तुएं सिंधु सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं उनकी हम कार्बन डेटिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला टाइम पीरियड आता है। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बीसी का मतलब आप समझते हैं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो कैलेंडर हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग सन 1 में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उनके बाद के जो साल हैं उनको एडी के नाम से जाना जाता है, एनो डोमिनी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद, और उनके जन्म के पहले के सालों को बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के जन्म के पहले के साल कहा जाता है। जो एडी है वो आज की डेट को दर्शाता है, जैसे कि वर्तमान में 2021 एडी चल रही है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो सभ्यता लगभग आज से 4500 साल पहले थी। आप 2350 में 2020 को और ऐड करेंगे तो लगभग 4500 आएगा। और ये नष्ट कब हो गई थी? तो 1750 बीसी में ये नष्ट हो चुकी थी। अब क्वेश्चन आता है, इस सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे लगा? तो इसका आंसर सिंपल सा है कि इन प्राचीन स्थानों पर जो आज के पाकिस्तान और भारत में हैं, वहाँ पर हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई थी जो पुराने लोग छोड़ गए थे। उनके बनाए हुए मकान, उन्होंने जो वस्तुएं यूज की थी, बर्तन यूज किए थे, उन सब की जब हमने कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये सभ्यता इतने साल पुरानी है। लेकिन ये वस्तुएं हमें मिली कहाँ से जिसकी हमने कार्बन डेटिंग की? तो ये वस्तुएं मिली थी हमें खुदाई के दौरान। अब क्वेश्चन आता है, खुदाई किसने करवाई? तो इसका आंसर ये है कि इन जगहों पर खुदाई अंग्रेजों ने करवाई थी। अब अंग्रेजों ने क्यों करवाई? क्योंकि हम तो अंग्रेजों के गुलाम रहे काफ़ी साल तक। लगभग 1757 में जब प्लासी का युद्ध जीता गया, कलकत्ता में प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता गया, तो ये वाला जो इलाका था उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और इसी कलकत्ता से बैठे बैठे पूरे इंडिया पर वो शासन करते थे। तो अंग्रेजों के शासन के दौरान कुछ विद्वान अंग्रेजों की भी पोस्टिंग भारत में हो जाया करती थी। तो वो विद्वान अंग्रेज यहाँ पर पोस्टिंग पर आते थे और यहाँ के मंदिरों को देखकर, यहाँ की संस्कृति को देखकर इससे बहुत प्रभावित होते थे और उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए ऐसा ही एक अंग्रेज था, उसका नाम था विलियम जोन्स।
उसने एक छोटी सी संस्था बनाई, उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसको कोलकाता में स्थापित किया उसने 1784 के आसपास, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंतर्गत कुछ समय बाद एक म्यूजियम खोला गया, पहला, जो कि कलकत्ता में स्थापित था। और ये ऐसा म्यूजियम है, अभी भी है ये कोलकाता में। ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम है। दरअसल इस म्यूजियम की स्थापना का उद्देश्य अंग्रेजों की एक चाल थी। वो भारत की जो भी कीमती वस्तुएं होती थीं उनको एक जगह पर कलेक्ट करके इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, और वो अपनी इस योजना में बहुत ज़्यादा सफल भी हुए। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सारी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी जानने के बाद आप सिंधु सभ्यता से एक जुड़ाव सा महसूस करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। तो पहला संग्रहालय बन जाता है, अंग्रेज सारी वस्तुएं यहाँ से ढो ढो कर इंग्लैंड ले जाने लगते हैं। फिर कुछ समय बीतता है और ये वाली जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम की इंस्टीट्यूशन थी, इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम हो जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और ASI जो अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, वो आया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से। तो इन्हीं को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। जब पहला अध्यक्ष बनाया गया तो ये कहलाए भारतीय पुरातत्व के जनक। इनसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि कोलकाता में संस्था थी, उसका नाम बदल के कर दिया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बात 1862 की है। फिर कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। 1921 का समय आता है, यानी कि गांधी जी का युग। तब इस ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक अध्यक्ष बनता है। उसका नाम रहता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या करवाता है, उसे इन स्थानों के बारे में पता रहता है कि यहाँ पर छोटी छोटी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, पता नहीं कि वो कब की हैं। तो जॉन मार्शल इस रहस्य का पता लगाने के लिए अपने एक असिस्टेंट की सहायता से, जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 में गए हड़प्पा स्थल पर और वहाँ पर खुदाई करवाई। ये आज के पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में पड़ता है। तो वहाँ पर जब इन्होंने खुदाई करवाई तो ये तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। खुदाई में इन्हें पूरे के पूरे शहर दबे मिल गए, पूरी की पूरी बस्तियाँ वहाँ पर थीं, जो कि बहुत ही प्राचीन जान पड़ रही थी। और उसके एक ही साल बाद 1922 में एक और असिस्टेंट थे इनके, राखाल दास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई तो वहाँ पर भी बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई। इनको स्नानागार प्राप्त हुआ, बहुत सारी मूर्तियाँ, सिक्के, मोहरें, सब चीज़ प्राप्त हुई। तो इस तरीके से हिस्ट्री के पढ़ने के क्रम में एक क्रांति आ गई, क्योंकि इससे पहले जो लोग हिस्ट्री पढ़ते थे वो वैदिक एज से शुरू करते थे। ऐसा माना जाता था कि हमारी हिस्ट्री वैदिक काल से शुरू होती है, लेकिन इस सभ्यता के खोज के साथ ये हमारी हिस्ट्री जो है वो सिंधु सभ्यता से शुरू होने लगी है। चलिए ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है, क्या सच में इसकी खोज हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल या राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी या किसी और ने की थी? तो इसका आंसर है, इससे भी कई साल पहले, लगभग 100 साल पहले एक आदमी था चार्ल्स मैसन नाम का, 1826 में। उसने बता दिया था कि इस स्थान पर जरूर कोई पुरानी सभ्यता है। उसने यहाँ के खंडरों को देखकर और भी छोटी मोटी जो चीज़ें थीं जो भूमि के ऊपर ही उसे मिल गई थीं, उनको देखकर ये अनुमान लगाया था कि यहाँ पर जरूर कोई पुरानी विकसित सभ्यता दबी हुई है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता के टीले की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे चार्ल्स मैसन ने की थी। और पहली बार खुदाई किसने करवाई थी हड़प्पा में? तो राम बहादुर दयाराम साहनी ने करवाई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, राखाल दास बनर्जी ने करवाई थी मोहनजोदड़ो की 1922 में। इसके अलावा और भी अन्य स्थल खोज लिए गए हैं, जैसे कि लोथल, रंगपुर, बनावली, लेकिन आज तक उनके उत्खननकर्ताओं के बारे में नहीं पूछा गया है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसका असल नाम है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें। तो दरअसल था क्या कि जब शुरुआत में एक स्थल की खुदाई हुई थी तो इसको कह दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। बाद में और भी स्थानों की खोज हो गई, जैसे कि मोहनजोदड़ो, यहाँ पर रोपड़ था पंजाब में, राजस्थान में कालीबंगा था। जब और भी स्थलों की खोज होने लगी तो इसका नाम हड़प्पा की बजाय कर दिया गया कि ये सारे नगर सिंधु घाटी के किनारे बसे हुए हैं, मतलब सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया बाद में सिंधु सभ्यता। पहले इसको हड़प्पा के नाम से जाना जाता था, फिर सिंधु सभ्यता। फिर बाद में और भी स्थल खोजे गए जो सरस्वती नदी किनारे बसे हुए थे, तो इसका नाम पड़ गया सिंधु सरस्वती सभ्यता।
और इसका एक और नाम है, सिंधु वासियों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर प्रयोग किया था, नई धातु बनाई थी कांसा, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और साथ साथ इसका एक और नाम है, इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि सिंधुवासी ही ऐसे पहले लोग थे जो नगर के फॉर्म में रहते थे। इनके समय की जो और भी सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, वो सब ग्रामीण अवस्था में थी और ये लोग बहुत ही उन्नत नगरीय सभ्यता में प्रवेश कर गए थे। आई होप सिंधु सभ्यता का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा आपको भी क्लियर हो गया होगा बहुत बेहतर तरीके से। अब हम देखते हैं इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंडिया का मैप लिया हुआ है और पाकिस्तान का मैप लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्थल पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में आपके 4 प्रमुख स्थल हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा है चन्हूदड़ो, चौथा जो है वो है सुतकांगेडोर। और हड़प्पा जो है पश्चिमी पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये सिंध प्रांत में है और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान प्रांत में है। वैसे पाकिस्तान से जब क्वेश्चन आता है तो उनके राज्यों के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन जब भारत के किसी स्थल के बारे में पूछते हैं तो उसके स्पेसिफिक राज्य के बारे में पूछ लिया जाता है कि पंजाब में कौन सा है, राजस्थान में कौन सा है और गुजरात में कौन सा है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। हमारा जो जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी भाग था इसका वो है मांडा, और उसके बाद रोपड़ पंजाब में था, 2 स्थल बनावली और राखीगढ़ी ये हरियाणा में थे, और कालीबंगा राजस्थान में था, और आज का जो मेरठ है उत्तर प्रदेश का वहाँ आलमगीरपुर था। और इसके कुछ प्रमुख स्थल गुजरात में थे जिनमें आपका धौलावीरा, सुतखोदड़ा, लोथल और रंगपुर आते हैं। ये चारों स्थल गुजरात में थे। और एक स्थल आपका महाराष्ट्र में था, उसका नाम है दायमाबाद। तो सिंधु सभ्यता की ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी जो आपको एग्जाम देने से पहले आनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। अब हम देखते हैं एक एक करके इनसे भी क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे कि कालीबंगा में क्या मिला है, सुतकोडा में क्या मिला है, लोथल में क्या मिला है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको इनसे देखने को मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करते हुए कंटिन्यू करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा में क्या मिला है। हड़प्पा में जब खुदाई हुई तो यहाँ पर मिला है मातृ देवी की मूर्ति, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है जो घर की मुखिया होती है वो माता होती है, और पितृसत्तात्मक समाज में घर का मुखिया पिता होता है। और भारत में वर्तमान में कैसा समाज है, तो भारत में वर्तमान में पितृसत्तात्मक समाज है, जबकि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां बहुत ज़्यादा संख्या में मिली हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज था। और हड़प्पा से मिला है R37 कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था। इससे मिला है हमें एक मोहर, मतलब बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं। उन मोहरों में एक सींग वाला जानवर बना हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पर। और एक मूवी भी आई थी मोहनजोदड़ो के नाम से, ऋतिक रोशन की। अब वो मूवी देखिए, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से पूरी सिंधु सभ्यता के व्यापार, उनके रहन सहन, लोगों को, जगहों को बताया गया है। और उसमें जो ऋतिक रोशन होता है उसके पास ये वाली मोहर रहती है, जिस मोहर को लेकर वो मोहनजोदड़ो शहर में जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कभी देखिए सिंधु सभ्यता के अंत कैसे हुआ, ये भी आपको जानने को मिलेगा उस मूवी में। उस मूवी में मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि जितनी चीज़ों की खोज आज तक हमने कर ली है सिंधु सभ्यता के स्थलों की, जो जो चीज़ें मिली हैं, सारी चीज़ों को एक ही मूवी में पिरो कर रख दिया है। ये उस मूवी की खासियत है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप उस मूवी को ज़रूर देखिए। और मोहनजोदड़ो से हमें मिला है 2 अन्य चीज़ें, जिनमें एक विशाल स्नानागार है जिसमें कि धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले लोग नहाया करते थे, और एक ग्रेनरी अन्नागार मिला है जिसमें लोग अपना अनाज स्टोर करते थे। और मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले साधु पुजारू की मूर्ति भी मिली है, ये देख लीजिए। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, VVIP है एकदम। चलिए और देखते हैं चन्हूदड़ो से क्या मिला है। इससे 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो यहाँ सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ मिली है, लिपस्टिक, मतलब उस ज़माने में भी लोग लिपस्टिक लगाते थे। अब पता नहीं किसकी बनी होती होगी, ये वर्तमान में तो शीशे की बनी रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि चन्हूदड़ो के जो लोग थे वो बहुत ही बेहतरीन कारीगर थे। हड्डी पर छोटी छोटी आकृति के निशान बना दिया करते थे, और उस हड्डी को माला में पिरोकर मनका बना दिया करते थे। तो यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना है। मनके का मतलब होता है हड्डियों की छोटी छोटी माला बनाकर बेहतरीन
उसको कलाई में पहनना ब्रेसलेट की तरह या कमर में करधनी की तरह पहनना या माला बनाकर पहनना, तो वो बनाने का कारखाना चन्हूदड़ों में मिला है। और उसके बाद रंगपुर में धान की भूसी हमें प्राप्त हुई है। वैसे सिंधुवासियों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था, लेकिन रंगपुर से हमें धान की भूसी भी मिली है, तो इससे क्वेश्चन डिफरेंटली पूछ लिया जाता है। उसके बाद नंबर आता है लोथल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। भारत में से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं सबको। लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। मतलब जितना भी व्यापार होगा आपका फारस से होगा, ईरान से होगा या कहीं अन्य सभ्यताओं से, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख बंदरगाह के रूप में काम करता था। एक और बंदरगाह था, उसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे प्रमुख बंदरगाह था लोथल। उसके बाद लोथल से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से हमें फारस की मोहर मिली है। इससे ये सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता वाले फारस से भी व्यापार करते थे। अगर इस टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो फारस की मोहर है वो वर्तमान के फॉरेन करेंसी डॉलर वगैरह के बराबर थी। और लोथल से एक और अनोखी चीज़ मिली है, यहाँ पर हमें 3 युग्म समाधियाँ मिली हैं। युग्म समाधियों का मतलब होता है एक गड्ढा खोदो और उसमें 2 लोगों की लाश रख दो। तो यहाँ पर युगल समाधियाँ हमें 3 मिली हैं। इससे भी बार बार क्वेश्चन आता है। और लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसके मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पहले सड़कें बनाते थे, फिर बाद में घर बनाते थे, और उनकी सड़कें समकोण पर काटती थी। समकोण पर सड़कें काटने को कहते हैं जालनुमा पद्धति या ग्रिड सिस्टम। तो इनके जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, वो सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। जबकि लोथल में, जो कि एकमात्र ऐसा नगर था जिसके मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लोथल से, और भी देखते हैं हम लोग। धौलावीरा। धौलावीरा से हमें बहुत ही बेहतरीन जल निकासी प्रणाली के बारे में पता चलता है इनकी। और कभी कभी ये पूछ देते हैं धौलावीरा का मतलब क्या होता है, तो धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। और सुतकोड़ा से हमें घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। और भी देखिए, कालीबंगा। कालीबंगे की जो लिटरली मीनिंग होती है काली चूड़ियाँ, तो यहाँ से हमें काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी के आधार पर इस स्थान का नाम कालीबंगा रख दिया गया। और हरियाणा के बनावली से हमें मिट्टी का हल मिला है, एक छोटा सा खिलौना है जो। और इसके अलावा रोपड़, जो कि पंजाब में है, यहाँ से हमें एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया गया हो। मतलब मनुष्य और कुत्ते की समाधि यहाँ पर साथ साथ देखने को हमें मिली है रोपड़ में। और सबसे आखिरी में एक और पॉइंट को देख लीजिए, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर भी एक बंदरगाह था जो हमारा बेबीलोन से व्यापार करता था। आपको पता होगा बेबीलोन की सभ्यता थी, जो इराक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसी में एक प्रमुख शहर था बेबीलोन। तो वहाँ से जो हमारा व्यापार होता था वो सुतकांगेडोर के माध्यम से होता था। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वो आज तक सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों से सभी एग्जाम में पूछे गए थे। सबको मैंने एक ही वीडियो में कलेक्ट कर दिया है। और भी कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। इनमें जो सबसे पहला है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक कोई भी ऐसा विद्वान पैदा नहीं हुआ जो कि उसे पढ़ सका हो। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग इसको मेलुहा के नाम से बुलाया करते थे। और सिंधुवासी पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, जबकि उसी समय अन्य सभ्यताओं में लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। और इसकी पक्की ईंटों की शक्ति इससे जानी जाती है कि एक बार जब पता नहीं था सिंधु सभ्यता के बारे में कि ऐसी भी कोई सभ्यता है, तो 1853 के आसपास अंग्रेजों के ज़माने में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। तो इसी सिंधु सभ्यता के कुछ खंडहरों से जो रेल कर्मचारी थे वो ईंटें उखाड़ कर ले गए और इसको गट्टी के रूप में नीचे बिछा दिया। सोच लीजिए आप कितनी ईंटें पकाई गई होंगी कि 4000 साल बाद भी वो ईंटें काम में आ रही हैं। इस बात से आप उनकी टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नेक्स्ट इनसे बनता है, इनके जो प्रमुख देवता थे वो पशुपति थे और प्रमुख देवी थी मातृ देवी। इनको उर्वरता की देवी के रूप में भी पूजते थे। और इनका प्रमुख पशु था कुबड़ वाला सांड, ये भी दिखाया गया है जब आप मूवी देखेंगे तो। और प्रमुख फसल थी गेहूं तथा जौ। और इनका प्रमुख व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। पहले नंबर पे कृषि और दूसरे नंबर पे पशुपालन। जो ये दोनों काम नहीं कर पाते थे वो करते थे व्यापार। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं हम लोग, वो हमें सिंधु सभ्यता की ही देन है। और इस सभ्यता का जो अंत हुआ है वो संभवतः बाढ़ से हुआ, जो कि सर्वमान्य तथ्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि वैदिक आर्यों का आक्रमण हुआ
या मौसम में परिवर्तन हुआ, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो सर्वमान्य तथ्य है वो है इस सभ्यता का जो अंत है वो बाढ़ से हुआ। वैसे कैसे हुआ आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। तो फ्रेंड्स, ये सिंधु सभ्यता से बनने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम टाइम में अच्छा स्कोर करने में बहुत मदद करने वाले हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक ज़रूर करिएगा। और इस पूरे लेक्चर का जो PDF है वो अगर आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करिएगा आने वाले लेक्चर्स के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।